ಓಕೆ, ವಕ್ಫ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವೇರಿದ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಯಾ ಸುನ್ನಿ ಅಂತ ವಕ್ಫನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿವೆ. ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ ಜನರಿಗೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತನ್ನೂ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. अध्यक्ष महोदय, सबको बोलने का मौका मिलने वाले हैं तो कम से कम बात को शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए. ये कोई तरीका नहीं होता है सर. अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं. सर आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है. संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health, and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Sir, government किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है. ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है. सर आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं. सर किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है. एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो. हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते. ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा. सदन व्यवस्था नियम से चलेगा. किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. माननीय मंत्री जी. अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है. ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है. ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं. ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है. ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है. अध्यक्ष महोदय जी, ये आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सर क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी. आप लोग का तर्क रखने का समय में बोलिए. ये बीच में कमेंट पास करने से सर हमारा पॉइंट का फ्लो भी बिगड़ता है और आवाज भी ठीक नहीं हो, आवाज भी ठीक से नहीं जाएगा. आप क्या चीज को जवाब देंगे सर इसमें मैं कई ऐसे केसेस है जिसको मैं रेफर कर सकता हूं, लेकिन सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.
कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं, सैयद फजल पकुया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या 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 केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawali's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawali are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल, टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है। ಹಲವಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.